मैं, तू पागल है क्या? किसी ने देख लिया तो? आशु, आपको मेरी कसम। मैंने हार मानते हुए चुपके से दूर से आशु को नीतू मैडम का चेहरा दिखाया। ठीक उसी समय आशु ने मेरी तरफ देखा और हड़बड़ी में मैंने कॉल काट दिया, पर मैडम को लगा कि मैं सेल्फी ले रहा हूँ, इसलिए उन्होंने बस मुस्कुरा दिया। आशु ने आग बबूला होकर दोबारा कॉल किया और मुझ पर बरस पड़ी। आशु, ये किस एंगल से मैडम लग रही है? ये तो मॉडल है, मॉडल। मैं ना। आशु गुस्से में चीखी। मैं, जान, एक टेंडर के लिए। आशु, मेरी बात काटते हुए, उससे दूर रहना बता देती हूँ, वरना उसका मुंह नोच लूंगी। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। मुझे उसकी इस नादानी पर प्यार आ रहा था और मैंने उसे दोबारा फोन किया और उसके कुछ बोलने से पहले ही मैंने उसे फोन और एक जोरदार पप्पी दे दिया। ये सुनते ही वो पिघल गई और मैंने उसे यकीन दिला दिया कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझ पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार है। आशु से बात करके मैं वापस बेंच पर बैठ गया और फोन गेम खेलने लगा। मेरे और मैडम के बीच अब भी कोई बातचीत नहीं हो रही थी। कुछ देर बाद ट्रेन आ गई और प्लेटफॉर्म पर लग गई, पर दिक्कत ये थी कि मेरी टिकट कंफर्म नहीं थी और मैडम वाली टिकट कंफर्म तो हुई, पर वो सर के नाम पर थी। कंजूस सर ने स्लीपर की टिकट बुक की थी, जबकि फर्स्ट एसी में टिकट्स खाली थी। लखनऊ से मुंबई की 32 घंटे की यात्रा, वो भी बिना कंफर्म टिकट के। ये सोचकर ही थकावट होने लगी थी मुझे। जैसे तैसे मैंने मैडम का बैग तो उनकी सीट पर रख दिया और मैं इधर उधर जाकर कोई खाली सीट खोजने लगा। दूसरी कोच में मुझे एक सीट खाली मिली और मैं उधर ही अपना बैग लेकर बैठ गया। करीब 15 मिनट बाद मुझे मैडम का कॉल आया। नीतू मैडम। सागर, कहाँ हो तुम? मैं, जी, मैं S2 में हूँ, वहाँ कोई सीट खाली नहीं थी इसलिए। नीतू मैडम, अरे गाड़ी चलने वाली है, आप जल्दी आओ यहाँ। मुझे बड़ा अजीब लगा, पर मैंने उनसे कोई बहस नहीं की और उठकर चल दिया। अब मैं जहाँ बैठा था वहाँ शायद मुझे बर्थ मिल भी जाती, पर मैडम ने बुलाया तो मुझे अपनी विंडो सीट छोड़ के मैडम के पास वापस जाना पड़ा। जब मैं ऐसे एक कोच में पहुंचा तो देखा वहाँ 2 हटे कट्टे आदमी मैडम की बर्थ पर बैठे हैं। तब मुझे समझ आया कि वो क्या कह रही थी। मैं वहाँ पहुंचा तो मुझे देखते ही वो दोनों आदमी समझे कि मैं मैडम का बॉयफ्रेंड हूँ और उनमें से एक उठकर कहीं चला गया। मैं ठीक मैडम की बगल में बैठ गया, पर मेरे और उनके जिस्म के बीच गैप था। ये बैग आप सीट के नीचे रख दो, मैडम ने कहा, तो मैंने वैसा ही किया और चुपचाप दूसरी खिड़की से बाहर देखने लगा। ट्रेन चल पड़ी और इधर मैडम मेरे बिल्कुल नजदीक आ गई और मेरे कान में खुसफुसाई, आपकी सीट कंफर्म हुई। मैं उनकी इस हरकत से चौंक गया और मैंने ना में सर हिलाया। टीटी से बात करें, मैडम ने कहा, तो मैंने हाँ में सर हिलाया। मैडम के इतना करीब आने से मुझे उनके परफ्यूम की महक आने लगी थी और वो बहुत जबरदस्त थी, मदहोश कर देने वाली। पर ये आशु का प्यार था जो मुझे बहकने नहीं दे रहा था। कुछ देर बाद टीटी आया और उसे देखते ही वो आदमी जो मेरी बगल में बैठा था उठ के भाग खड़ा हुआ। मैडम ने चुपके से मेरे हाथ में 500 के 4 नोट पकड़ा दिए थे और मुझे ये देखकर बहुत हैरानी हो रही थी। इधर टीटी ने जब हमसे टिकट मांगी तो मैंने उसे टिकट दिखाई तो वो बोला कि सागर कौन है? मैंने हाँ में सर हिला कर बताया। फिर उसने कहा, आप मैडम किसी और की टिकट पर सफर कर रही हैं। अब मुझे कैसे भी बात संभालनी थी, तो मैंने ही कहा, सर वो दरअसल एक गड़बड़ हो गई थी, मैंने मैडम की जगह सर का नाम लिख दिया था। आप चाहे तो देख लीजिए मैडम का पॉन कार्ड, उसमें इनके हस्बैंड का नाम वही है जो टिकट में लिखा है। वो तुरंत मेरी चालाकी भांप गया और बोला, बेटा चलो तुमने नाम गलत भरा, पर वह भी गलत भर दिया, महिला को पुरुष लिख दिया। अब ये सुनकर तो सब हंस पड़े। उन्होंने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, पति की टिकट पर पत्नी ही तो सफर कर रही है। अब वो जाने लगा तो मैडम ने ही उन्हें रोका, सर 2 में से एक ही टिकट कंफर्म हुई है, आप प्लीज देख लीजिए एक और टिकट कंफर्म हो जाए। सॉरी मैडम, पर सिवाय फर्स्ट है सी के सारे फुल है, कहो तो मैं फर्स्ट है सी की 2 टिकट बना दूं। अब ये सुन के तो मैंने सोचा कि भाई ये 32 घंटे बैठे बैठे ही निकलेंगे, पर मैडम तपाक से बोली, ठीक है टीटी साहब आप 2 टिकट बना दीजिए। अब ये देख मैं हैरानी से मैडम को देखने लगा। उसने मैडम से 7,800 मांगे, तो मैडम ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गई। अब मैं उठ खड़ा हुआ और टीटी साहब को थोड़ा मस्का लगाने लगा और उन्हें थोड़ा दूर ले जाकर कहा, सर प्लीज थोड़ा रहम करो, देखो यही टिकट लेनी होती तो मैं बुक करा देता, कुछ तो कंसेशन करो। मैं अयोध्या रहता हूँ, आपको कुछ भी काम हो तो आप कहना, प्लीज सर। अब ये सुनकर वो थोड़ा तो नर्म हो गया। अरे तुम तो हमारे गांव वाले निके, ये कहते हुए हमारी बातें शुरू हुई। फिर मैंने उसकी बात अपनी पिताजी से करवाई और तब पता चला कि ये मेरे दोस्त प्रकाश चौबे के छोटे चाचा है।
उन्होंने मुझसे मेरा मोबाइल नंबर लिया और अपना नंबर भी दिया और फिर 2 टिकट भी बना दिए। जब पैसे की बात आई तो उन्होंने कहा है जो मन करे वो दे दो। मैंने 2000 मैडम वाले और 1000 अपनी जेब से उन्हें दे दिए और वो आगे चले गए। वापस आकर मैंने मैडम से कहा कि हमें आगे जाना है। इधर मैडम भी होशियार निकली, उन्होंने 500 में अपनी टिकट एक आंटी को बेच दे दी। हम फर्स्ट एसी में अपने कंपार्टमेंट में घुसे तो अंदर घुसते ही मैडम घबरा गई। अंदर 2 लौंडे बैठे थे और शक्ल से ही चरसी लग रहे थे। मैडम की घबराहट उनके चेहरे से ही झलक रही थी तो मुझे ही आगे आना पड़ा। मैंने मैडम को बाहर रुकने का इशारा किया और सामान उठाकर सीट के नीचे डाला और फिर उन्हें अंदर आने को कहा। जैसे ही दोनों ने मैडम को देखा तो थरकपना उनके चेहरे पर आ गया और उनकी शक्लें देख मैं गंभीर हो गया। आप दोनों झांसी जा रहे हैं? उनमें से एक ने बात शुरू की तो मैंने जवाब देते हुए नहीं कहा और बात आगे बढ़े उसके पहले ही मैडम मुझसे सट कर बैठ गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। फिर मेरी तरफ मुंह करके धीमी आवाज में बोली कि उन्हें भूख लगी है। उनका व्यवहार अचानक से गर्लफ्रेंड वाला हो गया था और मुझसे इससे बहुत अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। मैंने बैग से आशु के पैक किए हुए सैंडविच निकाला और उन्हें दे दिया। वो बाहर मुंह करके खाने लगी। इधर उन दोनों कमीनों की नजर अभी भी उन पर टिकी हुई थी। मैं समझ सकता था कि उन्हें कितना अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, पर मैं इस समय कुछ नहीं कर सकता था। बस हर थोड़ी थोड़ी देर में उन दोनों की हरकत पर नजर रखे हुए था। वो दोनों भी कभी फोन में कुछ देखते, कभी एक दूसरे से बात करते और मेरी नजर बचा बचा के नीतू मैडम को देखते। मैडम उनकी सारी हरकतें कनखी नजरों से देख रही थी और गुस्सा उनके चेहरे पर झलक रहा था। इससे पहले कि मैं उसे कुछ कहता, मैडम को अचानक से क्या सूझा कि उन्होंने अपना सर मेरी जांघ पर रख दिया और उन दोनों की तरफ पीठ करके लेट गई। इससे पहले कि वो मैडम को पीछे से देख पाते मैंने उन पर एक चादर डाल दी, पर मेरी हालत खराब हो गई थी। थोड़ी देर में आशु का फोन आया और अब मैं अजब दुविधा में फंस गया था। अगर उठ के जाऊं तो मैडम अकेली रह जाएंगी और ये भूखे भेड़िए कोई बदसलूकी न करे उनके साथ, और यहाँ बैठा रहा तो फोन पर बात कैसे करूं। आखिर मैंने फोन उठा लिया और हेडफोन्स कान में लगाए हुए ही उससे बात करने लगा, पर वो मेरी हालत समझ गई और पूछने लगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैंने बस कुछ नहीं कहा, पर वो समझ गई और जोर देने लगी कि मैं उसे बताऊं, तो मैंने उसे बस ये कह के टाल दिया कि मैं बाद में कॉल करता हूँ। उसने फिर से मुझे कॉल कर दिया पर मैंने उठाया नहीं। 9 बजे एक रेल कर्मचारी आया और उसने मुझसे खाने को पूछा तो मैंने उसे 2 थाली बोल दी और सामने वाले एक लड़के ने भी 2 थाली बोल दी। उनमें से एक बाहर गया हुआ था और जब वो आया तो उसकी आंखें सुर्ख लाल थी। मतलब साफ था कि वो अभी चरसी फूंक कर आया है। मैंने अभी तक मैडम को छुआ नहीं था, पर जब अटेंड खाना लेकर आया तो मुझे उन्हें उठाना था। अब मैं उनका नाम नहीं ले सकता था, भले ही वो उन दोनों को ये जता रही हूँ कि हम दोनों पति पत्नी हैं। उन्हें छू भी नहीं सकता था। अब हार मानते हुए मैंने सोचा कि उनकी दाईं बाजू को छूकर उन्हें उठाऊं कि तभी टीटी वहां से गुजरे और उन्होंने हम दोनों को इस हालत में देख लिया। मेरी बुरी तरह फटी कि अब मैं गया काम से, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिए और चले गए। मैंने मैडम के बाजू को थोड़ा हिलाया और उन्हें उठा दिया। वो उठी और अपने होठों को पोंछने लगी। इधर उन दोनों छिछोरों ने जब ये देखा तो वो भी गंदी हंसी हंसने लगे। जब मैडम आ गई तो मैं हाथ धोने जाने लगा तो मैडम मुझे देखकर फिर से शर्मा गई और वापस सीट पर सर झुकाकर बैठ गई। मैं हाथ धोकर आया तो देखा वो दोनों हरामी खुसफुसा रहे थे। देख रहा है, मियाँ बीवी का प्यार, इसीलिए कह रहा था कि तू भी शादी कर। मैं आगे कुछ बोलता उससे पहले ही मैडम ने इशारे से मुझे अपने पास बैठने को कहा और हम दोनों खाना खाने लगे।